माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लाव फिजिक्स में। आज हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल 3 पेज के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। उसमें से एक पेज मैंने यहाँ पे आपके सामने डेमोस्ट्रेट किया है। ये ऐसा चैप्टर है जहां पे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख के अपन बहुत सारे नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, यानी सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, यहाँ पे आपको मार्क्स गिफ्ट में दिए जाते हैं। तो देखते हैं आप उस गिफ्ट को किस तरह से ले पाते हैं। फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। बोर की परिकल्पना के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर के अंदर विद्यमान रहते हैं। जब पदार्थ होता है तो समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। परमाणु के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में उपस्थित होता है उसे बोलते हैं संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर उपस्थित जो बैंड होगा उसे बोलते हैं चालन बैंड, और दोनों के बीच में यानी चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब ध्यान रखिएगा, संयोजकता बैंड वैलेंस बैंड तो इसको वीबी से देखेंगे, चालन बैंड कंडक्टेंस बैंड इसको देखेंगे सीबी से, और वर्जित ऊर्जा अंतराल को डेल ईजी से देखा जाएगा। उसके बाद एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आरबीएसई में, सीबीएसई में और बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि चालक, कुचालक और अर्धचालक के अंदर अंतर लिखिए, डिफरेंस लिखिए। तो मैंने यहाँ पे 8 डिफरेंस लिखे हैं। यदि ऊर्जा बैंड के अकॉर्डिंग पूछे तो 1, 2, 3, 4 4 अंतर लिख सकते हैं। जनरल अंतर पूछे तो कोई भी अंतर लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर होता है परिभाषा, और एक अंतर होता है उसका उदाहरण। तो परिभाषा देख लेते हैं। चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह होता है, कुचालक जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक को ध्यान से समझिएगा, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन ताप पर धारा प्रवाहित नहीं करते, यानी कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। और सामान्य ताप का मतलब होता है 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस पर धारा प्रवाहित करते हैं, यानी चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए इसका नाम अर्धचालक है, यानी आधा चालक है। उसके बाद में दूसरा, संयोजकता व चालन बैंड की स्थिति के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चालक है, चालक के अंदर संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। यहाँ पे अतिव्यापन करता हुआ बता रहे हैं। उसके बाद में कुचालक, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और अर्धचालक में चालक से ज्यादा और कुचालक से कम अंतर यहाँ पे कम है। वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, क्योंकि ये अतिव्यापन कर रहे हैं तो 0 है। यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अगर सिलिकॉन का पूछा जाए या जर्मेनियम का पूछा जाए तो सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैल्यूज याद रखनी है ये वाली। उसके बाद में बैंड की स्थिति। चालक बैंड में चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं, यानी दोनों आंशिक रूप से भरे हुए हैं। यहाँ पे दोनों बैंड पूर्ण रूप से पूरित यानी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। यहाँ अब संयोजी बैंड पूर्ण रूप से पूरित है और चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन संक्रमण में। इलेक्ट्रॉन संक्रमण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, या एक ऊर्जा बैंड से दूसरे ऊर्जा बैंड में जाना। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए आवश्यक है कि वह स्थान खाली होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है। तो यहां पर क्योंकि आंशिक रूप से खाली हैं दोनों बैंड, तो दोनों प्रकार के संक्रमण संभव है। यहां दोनों प्रकार के संक्रमण संभव नहीं है। यहां पर स्थिति यह होगी कि 0 केल्विन ताप पर दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण संभव नहीं होंगे, क्योंकि संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो चालन बैंड में पहुंच जाए। इसलिए दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण संभव नहीं होते हैं। जैसे ही सामान्य ताप होगा, तापीय ऊर्जा प्राप्त करके कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं, जिससे वैलेंस बैंड भी कुछ आंशिक रूप से खाली हो जाता है। दोनों प्रकार के संक्रमण संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट अंतर देखते हैं, चालकता और प्रतिरोधकता की वैल्यू। दोनों में से एक वैल्यू याद रख लीजिए, क्योंकि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो एक में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस आ जाएगा।
तो चालक के लिए 10⁻² से 10⁸, कुचालक के लिए -11, -19, -6 to +5। ये वैल्यूज थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करके याद करनी पड़ेगी। उसके बाद बात रही एग्जाम्पल की, तो समस्त धातुएं चाहे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम कुछ भी ले लो, वो सब चालक होती है। कुचालक में प्लास्टिक ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अर्धचालक में, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए एक एक नंबर में, कौन से उदाहरण है नए अर्धचालक के, तो बोलना है सिलिकॉन, जर्मेनियम। और यदि अकार्बनिक अर्धचालक पूछे तो गैलियम आर्सेनेट, फास्फाइट, इस टाइप के हैं। यदि कार्बनिक अर्धचालक पूछा जाए तो एंथ्रासिन, थैलोसाइनिस, ये वैल्यू, ये जो नेम है थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्बनिक बहुलक पूछा जाए तो पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये सारे आपको याद करने हैं। तो इस तरह से अपन ने 8 डिफरेंस पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेज अर्धचालक। नेज को आप समझे शुद्ध अर्धचालक, सिंपल भाषा में नेज, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ऐसे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि या क्रिस्टलीय संरचना संबंधी दोष नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नेज अर्धचालक। अब प्रकृति में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो 100% प्योर है, तो अगर 10⁹ परमाणु में एक अशुद्धि परमाणु हो, यानी 1/10⁹ से अगर कम, यानी 10⁹ परमाणु में एक अशुद्धि परमाणु है, तो उसे नेज अर्धचालक ही माना जाएगा। उसके बाद नेज अर्धचालक हो, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, इनको दो थ्योरी से समझा गया है। एक तो है सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर, और एक बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बाह्यतम कोष में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, तो ध्यान रखिएगा सहसंयोजी बंध बनेगा। तो इस तरह से मैंने सिलिकॉन के साथ, यानी सिलिकॉन का एक परमाणु अपने आसपास के 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध, जिसको पार्टनरशिप बॉन्ड भी कहते हैं, सहसंयोजी बंध में बन जाता है। 0 केल्विन पर कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होता, क्योंकि सारे सिलिकॉन अपने आसपास के 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बंधे हुए हैं। जैसे ही सामान्य ताप अपन करेंगे, तापीय ऊर्जा प्राप्त करके कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त हो जाएंगे, जिससे वहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिस बंध से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की रिक्तता आ जाती है। इलेक्ट्रॉन की रिक्तता को होल कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म का उत्पादन होता है। यानी तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन होल युग्म का उत्पादन होता है। उसके बाद में आवेशवाहक 2 तरह के हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल, इसलिए इसको द्विध्रुवीय चालक कहते हैं। अब होल चालकता में कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसको भी समझ सकते हैं। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म का उत्पादन हुआ। यदि इस होल को पूरा करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, तो वहां पे होल उत्पन्न हो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन आया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पे आया, तो होल यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी प्रवाहित होती है और होल के कारण भी प्रवाहित होती है। यानी कुल धारा इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण प्रवाहित होती है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, इसलिए यहां पे लिखा गया है Ni = Pi। तो इस तरह से अपन ने सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर नेज अर्धचालक को समझा है। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। ये मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, एक है 0 केल्विन ताप पर और एक है सामान्य ताप पर। 0 केल्विन ताप पर आप देख सकते हैं वैलेंस बैंड भरा हुआ है और कंडक्टेंस बैंड पूरा खाली है। जैसे ही सामान्य ताप करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे होल का उत्पादन हो जाता है। यानी वैलेंस बैंड में होल आ जाएंगे और कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो तापीय ऊर्जा प्राप्त करके कुछ इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ एक बैंड से दूसरे बैंड के अंदर। तो इस तरह से ये नेज अर्धचालक का आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, संरचना किस तरह की होती है? तो याद रखना समचतुष्फलकीय संरचना होती है। उसके बाद में क्योंकि नेज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है,
तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपद्रव्य अर्धचालक का निर्माण किया जाता है। इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं और अर्धचालक जो बनेगा उसे मादित अर्धचालक बोला जाता है। अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन प्रकार के अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार के अर्धचालक। पहला प्रश्न तो यही है, एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। अगर एन प्रकार का अर्धचालक समझ में आ जाएगा तो पी टाइप का अर्धचालक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अशुद्धि जो मिलाई जाती है उसके लिए एक नंबर याद रखना है। यदि 10 की घात 6 परमाणुओं में यानी 10 लाख परमाणुओं में एक अशुद्धि परमाणु मिलाया जाता है तो चालकता 10 की घात 3 गुना बढ़ जाती है, यानी 1000 गुना बढ़ जाती है। 10 लाख नेज परमाणु में एक अशुद्धि परमाणु मिलाई जाए तो चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद में एन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी पदार्थ को अपमिश्रण प्रक्रिया द्वारा मिलाया जाता है, डोपिंग प्रक्रिया से। पंच संयोजी यानी फास्फोरस ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, आर्सेनिक भी ले सकते हैं। तो अपन सिंपली फास्फोरस लेंगे। अब वापस से वही चीज है, सहसंयोजी बंध सिद्धांत के अनुसार और बैंड सिद्धांत के अनुसार। तो सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर देखते लेते हैं। जैसे ही अशुद्धि के रूप में फास्फोरस को मिलाया जाएगा, फास्फोरस का परमाणु सिलिकॉन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। ये फास्फोरस का परमाणु आया, क्योंकि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अन्य सिलिकॉन के परमाणुओं के साथ तो सहसंयोजी बंध में बन जाएगा, परंतु एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अतिरिक्त है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का ये दान करता है, इसलिए इसको बोलते हैं दाता परमाणु। जैसे ही अपन तापीय ऊर्जा देंगे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इसलिए इसको दाता परमाणु कहते हैं। क्योंकि फास्फोरस का परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक बन जाएगा और होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक बन जाएगा। इस तरह से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। अब बैंड सिद्धांत में भी देख लेते हैं। जैसे ही अशुद्धि के रूप में फास्फोरस परमाणु को मिलाया जाता है, फास्फोरस परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है, जिसको दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वह चालन बैंड के ठीक नीचे वर्जित ऊर्जा अंतराल में उपस्थित हो जाता है। वैसे वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, परंतु दाता ऊर्जा स्तर एक अपना अलग ऊर्जा स्तर लेके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं। जैसे ही थोड़ी सी तापीय ऊर्जा होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चालन बैंड में चले जाएंगे, क्योंकि इस ऊर्जा स्तर के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। अंतर कितना होता है वो याद रखना है। सिलिकॉन के लिए होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तापीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन होल युग्म के अतिरिक्त ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इस प्रकार का एन प्रकार का अर्धचालक का पूरा मैकेनिज्म है। इसी तरह से सेम पी टाइप का मैकेनिज्म है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं, त्रिसंयोजी मिलाएंगे, बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होते ही एक एक्स्ट्रा होल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राही परमाणु। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम आ गया, ग्राही परमाणु, एक्स्ट्रा होल आ गया। यहाँ पे होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, इसलिए होल बहुसंख्यक आवेशवाहक हो गया, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक हो गया। जिस तरह से दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे उपस्थित हो रहा था, वैसे ही आप देख सकते हैं वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर उपस्थित हो जाता है। यहां पे अतिरिक्त होल है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं, यदि आपको जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट करके तो बताइए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कमेंट तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट लेके आते हैं। E = ED एक रिलेशन है, V = ED, तो E = V/D, तो E ये वैल्यू आ जाएगी 7 × 10⁵ वोल्ट/मीटर। तो इस तरह से पीएन संधि का निर्माण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में
काफी बार पूछा गया प्रश्न है। पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है, अवक्षय परत को परिभाषित कीजिए, रोधी का विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, कौन सी प्रक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन और होल का पुनः संयोजन होता है, सारी चीजें एक एक करके पूछी हुई है। उसके बाद अपन समझेंगे पीएन संधि डायोड का अग्र बायस और पश्च बायस। अगर अग्र बायस आपने ध्यान से समझ लिया है तो पश्च बायस भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अग्र बायस किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा, यदि p प्रकार का अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक की तुलना में उच्च विभव पर जुड़ा हो, p प्रकार का अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक की तुलना में उच्च विभव पर जुड़ा हो तो उसे अग्र बायस कहते हैं। जनरली ये परिभाषा बोली जाती है p पॉजिटिव से जुड़ा हो, n नेगेटिव से जुड़ा हो, हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगी वो परिभाषा। हमेशा ये परिभाषा परफेक्ट रहेगी p प्रकार का अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक से उच्च विभव पर जुड़ा हो, यानी p टाइप उच्च विभव पर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, p प्रकार का अर्धचालक, अच्छा ये डायोड का सिंबल है, त्रिभुज और आगे लाइन, ये p टाइप होता है या n टाइप होता है। उसके बाद में जैसे p 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, n 0 से जुड़ा हुआ है, यानी p उच्च से जुड़ा हुआ है, तो ये अग्र बायसित है, इसमें कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में P तो जुड़ा हुआ है 2 वोल्ट से, N जुड़ा हुआ है -1 से, तो P उच्च से जुड़ा हुआ है, अगेन अग्र बायस। यहां पे ध्यान से देखिएगा, P जुड़ा हुआ -2 से और N जुड़ा हुआ -3 से, ध्यान रखिएगा -2 बड़ा है -3 से, यानी P उच्च विभव से है, तो ये भी अग्र बायसित है। यहाँ पे 4 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों ही पॉजिटिव हैं, पर 4 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये भी अग्र बायसित है। ये तो अग्र बायसित के उदाहरण है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद में अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग समझने के लिए ये 3-4 पॉइंट है, अगर ये समझ लिए तो आप आराम से इसकी थ्योरी बना सकते हैं। जैसे ही आप बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो या बाह्य विभव आरोपित करते हो, आप देख सकते हो बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाह्य विभव जो रोधी का विभव है उसके विपरीत दिशा में, ये प्लस है ये माइनस से जुड़ा हुआ है, तो आरोपित वोल्टता रोधी का विभव के विपरीत दिशा में है। जैसे जैसे आरोपित वोल्टता को बढ़ाओगे रोधी का विभव का वैल्यू कम होगा, अवक्षय परत की मोटाई कम होगी। अवक्षय परत की मोटाई इसलिए कम होगी कि जैसे ही यहाँ पे आप प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आकर्षित होंगे, होल इधर की ओर आकर्षित होंगे। जो एरिया यहाँ पे बीच में बच रहा था, जहां पे कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं था, वहां मुक्त आवेश वाहकों का गमन होगा, तो अवक्षय परत की मोटाई धीरे धीरे कम होगी। तो आरोपित वोल्टता बढ़ाने पे अवक्षय परत धीरे धीरे कम होती है, और जैसे ही आवेश वाहक संधि को पार करके जाते हैं धारा प्रवाहित होती है। तो धारा ध्यान रखिएगा बहुसंख्यक, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं, माइनस से होल आकर्षित हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है और मिली एम्पेयर ऑर्डर की प्रवाहित होती है, मिली एम्पेयर। तो अगर गतिक प्रतिरोध कर्व बनाया हुआ है, एक परिभाषा और पूछी जाती है निविभव, यानी शुरुआत में जब अवक्षय परत के कारण जो विभव रोधी है उसकी वैल्यू आरोपित वोल्टता के लगभग समान होती है, तो धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, परंतु एक निश्चित विभव के मान के बाद में धारा में एकदम तेजी से वृद्धि होती है। इस निश्चित मान के विभव को अपन बोलते हैं निविभव। अग्रगतिक प्रतिरोध की वैल्यू होती है 1 ओम से 100 ओम के बीच में। इसी तरह से पश्च बायस है, इसकी कंडीशंस को थोड़ा सा आपको चेंज करना है और पश्च बायस बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा आएगी भंजन विभव। तो पश्च बायस किसे कहते हैं, यदि n प्रकार के अर्धचालक को p प्रकार के अर्धचालक की तुलना में उच्च विभव पर जोड़ा जाए तो उसे बोलते हैं पश्च बायस। तो यहाँ पे n टाइप सेमीकंडक्टर को प्लस से जोड़ दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये आ गया पश्च बायस। उसके बाद में आरोपित वोल्टता रोधी का विभव की दिशा में होती है, आप देख सकते हो माइनस से माइनस जुड़ा हुआ, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेम दिशा में। जैसे ही आरोपित वोल्टता को बढ़ाओगे अवक्षय परत की मोटाई धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जंक्शन को पार करके कौन जाएगा, संधि को पार करके कौन जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस लगाया तो इससे आकर्षित कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, अल्पसंख्यक। तो ध्यान रखिएगा धारा जो है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर की होती है। जब आरोपित वोल्टता का मान बहुत ज्यादा हो जाता है तो भंजन की स्थिति आ जाती है, उस विभव के पर्टिकुलर मान को हम बोलते हैं भंजन विभव। पश्च गतिक प्रतिरोध डेल वी अपॉन डेल आई किस कोटि का होता है, 10⁶ ओम कोटि का होता है, यानी 1 मिलियन ओम कोटि का होता है। इसका कर्व ऐसा है। यदि
पीएन संधि डायोड का अभिलाषनिक वक्र पूछा जाए तो दोनों को मिक्स करके आप इस तरह से बता सकते हैं, कर्व दोनों को मिक्स करके ऐसे बता सकते हैं। ये अभिलाषनिक वक्र, यहाँ पे V है, यहाँ पे I है। ध्यान रखिएगा ये स्केल अलग है, यहाँ पे धारा मिली एम्पेयर की है, यहाँ पे धारा माइक्रो एम्पेयर की आएगी, यहाँ पे V। अब इसका एक उपयोग है दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी को भी पढ़ लेते हैं। दिष्टकारी दो तरह के हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नाम से ही स्पष्ट है। ऐसा दिष्टकारी, दिष्टकारी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, यानी ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती तरंग के आधे भाग को दिष्ट भाग में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। जो प्रत्यावर्ती तरंग के पूरे भाग को दिष्ट भाग में चेंज करता है उसे कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए। प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, एक डायोड जुड़ा हुआ है और लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का ये अपन ने साइकिल बना रखी है, चक्र बना रखी है, ये प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र है। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र होगा तो x के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, y के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। x के ऊपर पॉजिटिव, y के ऊपर नेगेटिव। अब p जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, n जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो सिंपल केस है, डायोड किस बायस में हो जाएगा? अग्र बायस में। एक कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा जो ध्यान रखिएगा, जब डायोड अग्र बायस में होता है तो उसे चालन अवस्था में कहते हैं, क्योंकि धारा मिली एम्पेयर कोटि की है। जब डायोड पश्च बायस में होता है तो उसे अचालन अवस्था कहते हैं। अचालन अवस्था इसलिए क्योंकि बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, तो अचालन अवस्था कहते हैं। तो जब डायोड अग्र बायसित होगा उसमें से धारा प्रवाहित होगी, तो धारा इस तरह से प्रवाहित होगी। इसको कोई भी पॉइंट दे सकते हैं अपन, जैसे P और Q दे दिया तो P से Q की ओर लोड प्रतिरोध से धारा प्रवाहित हो रही है, अग्र बायसित में है। तो जैसा इनपुट है वैसा ही अपन को क्या मिल जाएगा? आउटपुट। जैसा निवेशी है वहां पे ही निर्गत मिल जाएगा। इसी तरह से जब ऋणात्मक अर्ध चक्र आएगा तो x के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, y के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही x के ऊपर नेगेटिव आया, P नेगेटिव से जुड़ गया, तो ये पस बायस हो गया। पस बायस में धारा अचालन अवस्था में होगी, तो धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, P से Q हो रही है, तो यही प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये डायोड AC को DC के अंदर चेंज करा है। यहाँ पे धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, कभी भी वैल्यू माइनस नहीं जा रही है, तो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी कमी यही है कि ये आधे भाग को ही दिष्ट भाग में चेंज करता है और स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्रदान करता है। इसी तरह से पूर्ण दिष्टकारी, इसमें ध्यान रखना है मध्य निकासी ट्रांसफार्मर लेना है। इसमें सामान्य ट्रांसफार्मर है, अपन ने अपचयी ट्रांसफार्मर ही लिया है। यहाँ पे मध्य निकासी ट्रांसफार्मर लेना है। आउटपुट में 3 टर्मिनल होते हैं यहाँ पे और 2 अपन ने डायोड लगा दिए हैं। तो क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के अंदर x के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, y के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। तो x से P यहां पे जुड़ा हुआ है, यानी डायोड D1 आ जाएगा अग्र बायस में, डायोड D2 आ जाएगा पस बायस में। फॉरवर्ड और रिवर्स लिखा है मैंने। तो धारा जो है वो D1 के कारण प्रवाहित हो रही है, धारा D1 के कारण प्रवाहित हो रही है। तो धारा इस तरह से यहां से Z से O की ओर प्रवाहित होगी। अब ऋणात्मक अर्ध चक्र में आप देखोगे तो D2 अग्र बायस में आ जाएगा, क्योंकि Y के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो D2 अग्र बायस में आ जाएगा, तो धारा D2 के कारण प्रवाहित होगी। पर हो रही है Z से O की ओर, तो धारा D2 के कारण। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। जो मेन फोकस चीजें करनी है वो अपन ने सारी ले ली है। 2 पेज के अंदर ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आ गया है। हमारा प्रयास वाकई में आपको जेन्युइन लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सुमित लॉ फिजिक्स।